नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज स्टेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार एक तरह से देश को कैंसर की तरह खाए जा रहा है। और ये कैंसर सरकारें बहुत आई बहुत गई, गरीबी की बात होती है, नौकरी रोजगार सबकी बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की सिर्फ बात होती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मेरे साथ सौरभ मिश्रा हैं और आज हम आपके सामने एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जो कि मोदी सरकार के पास ही वो जज्बा है जो नोटबंदी से लेकर के इतने बड़े बड़े फैसले ले लिया उसने, चाहे वक्फ बिल के बहुत सारे फैसले हैं जिस पर उसने इम्प्लीमेंट करके मोहर लगा चुके हैं, यानी फिर उसको सही साबित कर चुके हैं। मेरे साथ सौरभ है, उस कानून पर बात करेंगे कि आखिरकार सरकार कैसे एक कानून जिसके तहत सीधे तौर पर सरकारी दफ्तर एसपी डीएम से लेकर के कोई भी दफ्तर हो वो थर थर कांप रहे हैं, और ये सीबीआई और ईडी से ऊपर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसके दायरे में आएंगे, यानी कि अब 15 करोड़ रुपया साहब घर में नहीं रख सकते। इस तरह का कानून और क्या है प्रारूप, सौरभ जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं पहले तो बताएं कुछ इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी पहले तो दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव लिख दीजिए मित्रों। ये जो कानून है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर कोई कानून ला सकता है तो वही थे, मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहां पर मेरे मानस जी ने नीचे वरिष्ठ पत्रकार लिख रखा है, अगर कोई कह दे कि आप गोदी मीडिया हो तो सम्मान है आपका, मैं गोदी मीडिया हूं, हाँ मैं 1000 बार गोदी मीडिया हूं, लेकिन मैं शुरुआत कर देता हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा, खैर डिस्कस करेंगे। एक ऐसी टीम, सोचिए एक ऐसी टीम हो जो सीधा प्रधानमंत्री के घर में छापे मार सके। कहेंगे यार आप क्या बात कर रहे हो, हवाओं में बात कर रहे हो, आप शायद भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था अगर मेरे खिलाफ भी कुछ निकल जाता है तो 30 दिन के भीतर मुझे भी जांच करके जेल भेज दीजिए। देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। मानस जी, वो ड्राफ्ट आपके पास है जो मैंने जो है शेयर किया है, एक बार वो ड्राफ्ट आप दर्शकों को बता दें, क्योंकि मैं उसमें कई सवाल भी हैं जो कि जैसा कि उस ड्राफ्ट को आप जो है बनाया था और आपने, और उसमें कई सवाल हैं। वो सवाल शायद मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। आपने अवगत जब कराया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस डिबेट में आना चाहिए, और ये बहुत, मतलब ये वो वाली डिबेट नहीं है, किसी ओम की और किसी फला इंसान की डिबेट नहीं है कि दो नेताओं को बैठाकर चोंच लड़ाई हो गई और कुछ नहीं। ये डिबेट है आपकी, ये डिबेट है हमारी, ये डिबेट है देश के उस गरीब की जो रिक्शा भी चलाता है और जो एरोप्लेन भी चलाता है। मैं फिल्मी बात नहीं कर रहा हूं। मानस जी बताइए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें, वही वो पूरा सार है इस पूरे कानून का। वो सार यह है, आपने कहा कि अगर वो टीम जो आएगी वो चाहे तो प्रधानमंत्री के घर भी छापा मारेगी। तो यहां पर हिंट दे दे, हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं सौरभ जी की ये जो अनुच्छेद 142 है जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है कि वो चाहे तो किसी को भी सबूत या साक्ष्य कोई भी हो, वो इतनी पावर दी गई है, जुडिशियल पावर दी गई है कि वो कोई भी फैसला लेगी पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। इतना ज्यादा इस तरह का एक मतलब फैसला लेना पड़ेगा जो कानून बनाया जाए संसद से, और इस कानून के तहत एक टीम बड़ी गठित की जाए। मतलब जिस तरह सीबीआई ईडी है, सीबीआई ईडी अगर जांच कहीं करने जानी होती है इनको, तो अभी देखिएगा आपकी हाल ही फिलहाल में सीबीआई ईडी की कोई वैल्यू नहीं।
अभी नहीं कहा आप, कर्नाटका में देखिए आपके चैनल पे आपने खुद चलाया है कई बार। टैक्समैक का एक केस आया था, एक हम्म। तमिलनाडु का 1,000 करोड़ रुपए का हम्म। घोटाला है वहां पर शराब में। हाँ तमिलनाडु। शराब की कंपनियों में अधिकारियों के घर, दो अधिकारियों के खुद के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की ट्रेल पाई गई है, उनके रिश्तेदारों की ट्रेल पाई गई। ईडी ने छापा मारा तो कपिल सिब्बल पहुंच गए उस कंपनी टैक्समैक, मतलब सरकारी कंपनी वहां शराब वितरण करती है तमिलनाडु में, टैक्समैक के लिए कपिल सिब्बल पहुंच गए वो लड़ने। और कपिल सिब्बल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई सुनवाई कर रहे थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कहा आप ये एक तरह से समझ लीजिए, उनका जो कहने का सार था वो एग्जैक्टली मुझे लाइन नहीं याद है, एक तरह से ईडी अतिक्रमण कर रहा है राज्य की शक्तियों पर, आप इस तरह से नहीं कर सकते। और कह दिया कि जब तक हम आगे का फैसला नहीं सुना देते ईडी इस पर जांच रोक दे, यानी स्टे कर दे। मानस जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो है मान लीजिए कि ये जो सब कानून मान लीजिए आ जाता है, वो तो आप अभी मतलब डिस्क्लोज करेंगे, कानून आ जाता है तो ये 100-200 करोड़ रुपए वाला जो केस लड़ते हैं वकील साहब लोग, और वो 1,000 करोड़ का मामला है उससे ऊपर का, ये तो 200 तो एक मतलब जैसे ना गठरी होती है 200 करोड़ की, 200 करोड़ की, ऐसा है। तो मतलब ये लोग फीस वीस क्या लेते होंगे, और वो फीस अगर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इनकम टैक्स और सब में दिखती है भैया। कपिल सिब्बल के यहाँ आरफा, क्या नाम है उस लेडी पत्रकार का, आरफा शेरवानी क्या है जो भी है, ठीक है, वो बाथरूम दिखा रही थी कि कितने सिंपल बाथरूम में रहते हैं, हालांकि हमारा बाथरूम उतना अच्छा नहीं है नहीं है, उसको सिंपल दिखा रही थी। तो ये बताइए, मैं थोड़ा सा मैं भटक नहीं रहा हूं, क्या ऐसे लोगों को पर भी होगा कि भैया पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, हवाला के थ्रू कहीं नेपाल फिर यूएस वहां से घूमता हुआ? मैं जो बता रहा हूं अभी हम इसमें किसी के पर्सनल अटैक पे देखिए, जब हम इसको पूरा खोलेंगे, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है, मेरी बात एक मिनट मानस जी, पर्सनल अटैक नहीं, मैंने कहा ना कि भाई फीस तो होगी, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ 1,000 करोड़ की होगी। भाई कपिल सिब्बल जी आके मेरे सामने कह देंगे कि नहीं, मान लेंगे। आप कान इस तरह से पकड़ रहे हो, मैं कान इसी कान को पकड़ूंगा, लेकिन इस तरह से पकड़ूंगा जिससे दर्द भी ना हो, मैं पकड़ूंगा कान अभी, लेकिन इस तरह से पकड़ूंगा कि कान वही पकड़ना मुझे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पकड़ूंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब इसलिए मैंने कहा ना पर्सनल अटैक नहीं होंगे, लेकिन वो पर्सनल हो जाएगा जब ये पूरा खुलेगा केस। तो पहले आप समझ लीजिए कुछ मामलों को। तो मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा था यहां पर, क्योंकि हमें क्या करना, ईडी जाती है तो ईडी को ममता बनर्जी भी सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है, और उनके राजीव कुमार जो उनके उस समय के पुलिस आयुक्त होते हैं वो भी धरने पर बैठ जाते हैं। जो पुलिस कभी धरना पर नहीं बैठती है, उस वक्त ममता बनर्जी के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार धरने पर बैठे होते हैं ममता बनर्जी के साथ, और सीबीआई को अरेस्ट करते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का जो कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी को लोग कहते हैं शक्तियां दी गई हैं, अरे कुछ शक्तियां नहीं दी गई हैं, ये सिर्फ राजनीति करने का एक सबसे बड़ा हथियार है। चाहे केंद्र में जो बैठा वो सीबीआई ईडी को लेकर के घूम रहा है, और राज्य में बैठे हुए कहते हैं हमारे उद्धव ठाकरे कहते हैं हमारे बिना इजाजत के सीबीआई ईडी नहीं आएगी, तमिलनाडु कहता है हमारी बिना इजाजत के सीबीआई मतलब सीबीआई और ईडी नहीं आएगी। और एक बात बताइए, सीबीआई अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा सरकारी कंपनी टैक्समैक है, जब वहां सरकार ही लिप्त है, मंत्री लिप्त है, मुख्यमंत्री लिप्त है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री कभी ईडी और सीबीआई के अलाउ करेगा कि आ जाइए हमारे यहां जांच करिए मेरे ऊपर? अरे भाई किस बात की मतलब क्या क्या सोच रही है हमारे यहां संविधान करता बनाने वालों की कि भाई ये इस तरह की बात करेंगे कि भाई ईडी और सीबीआई जब राज्य सरकार पूछेगी तभी जांच हो पाएगी। तो फिर तो सरकारी कंपनियां गई सीधे कह दो ईडी सीबीआई की जांच, जो ईडी सीबीआई सिर्फ प्राइवेट लोग की जांच करेगी, अडानी अंबानी की। तो मैं बताता हूं आपको, सीधे पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि अब कानून पर आते हैं, टाइम ज्यादा दर्शकों का बेस्ट होगा। बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कानून क्या है। मैंने कहा कि जैसे सीबीआई ईडी है उसी प्रकार से एक इंडिपेंडेंट बनानी पड़ेगी, सरकार को कानून लाना पड़ेगा। उस कानून में 1,000 लोग की टीम मान लीजिए इकट्ठा करते हैं, 1,000 लोग की एक टीम बनाते हैं, उसमें अलग अलग सब टीम होंगी कि 1,000 लोग हमने चुने देश भर से, तो
तो 10-10 लोग की टीम बना दी गई। तो 10-10 लोग की टीम मतलब 10 टीम हो गई, और उस हिसाब से 1000 लोग में 100 टीमें हो गई। अब उन 100 टीमों का इस तरह से काम होगा कि वो औचक निरीक्षण करेंगे। पूरे देश में कहीं भी हो जा सकते हैं, एसपी, डीएम, जज साहब के यहाँ चले जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ चले जाएं, नरेंद्र मोदी के यहाँ चले जाएं, राहुल गांधी के यहाँ चले जाएं, खड़गे साहब के यहाँ चले जाएं, ठीक है, और चाहे कपिल सिब्बल के यहाँ चले जाएं, चाहे मनु सिंह के यहाँ चले जाएं, कि चाहे सॉलिसिटर जनरल हो इस समय हमारे देश के, उनके यहाँ भी चले जाएं। मैंने कहा ना वो जाके वहां पर कर सके। मैंने सबका नाम ले लिया, मैंने कहा आपने कान इधर से पकड़ा, हमने कान इधर से पकड़ लिया, पकड़ा वही, तो बात वही गई। और ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे सुरक्षा पीएम की सुरक्षा होती है, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि मुझे पीएम की सुरक्षा में आज जाना है, कहां जाना है, क्या जाना है, वो सारी नंबर, बस वही नंबर इनको भी अलर्ट होगा कि मान लीजिए मैं और आप हूं, आप मुझे कहोगे कि जा करके यहां पे छापा मारना है, तो आपको भी नहीं पता होगा कि मुझे कहां आप भेज रहे हो, और मुझे खुद नहीं पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। मतलब शहर पता होगा, शहर पता होगा, ये नहीं पता होगा एरिया कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सब कुछ एक कोडिंग के जरिए होगा। आप उस शहर में जाएंगे, उसके बाद आखिरी मोमेंट, अच्छा उसमें भी कोडिंग, बताइए, बेहतरीन, यहां छापा मारना है। और इसमें अब आप कहेंगे जब सब भ्रष्टाचारी हैं, तो भाई जो छापा मारने जा रहा है वो जाकर के वहां पर ही पैसा ले ले। तो साहब दो चीजें होंगी, पहले तो आजकल इतना ऑनलाइन चल रहा सब कुछ, तो वो पहले वो तो टीम पूरी वो लेके जाएगी, क्या कैमरा बाकायदा लाइव टेलीकास्ट होगा उसका, कहां टेलीकास्ट होगा उसका, जहां पर एक टीम होगी, जहां जिससे कि बिल्कुल, जिससे ये ना कह पाए कि साहब ये तो गलत था। और दूसरी बात, मान लीजिए गलती से कैमरा बंद हो जाए, कल को भी हो रहा, लाइव चल रहा था, गलती से सर कैमरा बंद हो गया क्योंकि पैसा लेना था, तो साहब इसमें भी एक काम है, इसमें एक काम और होगा। वो काम ये होगा कि साहब सबसे बड़ी बात कि अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति कहीं भी पकड़ा जाता भ्रष्टाचार में, तो उनको लिए फांसी का प्रावधान होगा, नो ह्यूमन राइट्स, नो कुछ, क्योंकि कानून में लिखा होगा। जैसे भारत के कानून में कहीं सजा कोई लिखी होती, भैया इसके लिए फांसी है, तो फांसी उसको मिलेगी। तो इस तरह का कोई प्रावधान रखा जाए कि फांसी हो, और डिले कितना, कोर्ट में 3 महीने डिले कितना हो जाती है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका निवारण किया जाए कि भैया इन्होंने ऐसा किया था, तो ऐसा हो सकता है। मैंने एक प्रारूप बनाया है इस चीज को लेकर, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे। अच्छा देखिए, निर्भया का केस मैं देख रहा हूं, पूरा देश उबल रहा था, 11 का कांड है, और ये 17, मुझे जहां तक याद है 17 या 18 में फांसी हुई। इतना समय लग गया, तो बताइए इतने संवेदनशील मुद्दे में इतना समय लग गया, तो क्या लगता है जुडिशरी और हमारी मतलब संभल पाएगी? जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो है, किसने बोला था पीएमओ ऑफिस से, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, उन्होंने कहा था कि भाई जुडिशरी में करप्शन है, जब तो वो करप्शन नहीं खत्म होगा देश डेवलपमेंट नहीं। मेरी बात समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अब एक चीज समझिए, इसमें एक और लूपहोल है। मान लीजिए जैसे अभी जस्टिस, उसको उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि उनके पान पकड़े गए थे, जस्टिस वर्मा के यहाँ पैसे पकड़े गए, ठीक है, और एक आदमी जाता है जस्टिस वर्मा के यहाँ छापा मारता है, मान लीजिए इस टीम का। अब जस्टिस वर्मा पता है भाई जस्टिस वर्मा के यहाँ पैसा मिला है, और उसी के कारण वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है। अब मामला किसी जज के पास जाता है, जज में एक सच्चाई है कि जज में मतलब उसका बेटा ही बेटा, मतलब परिवारवाद है। तो आपको एक बात बता रहा हूं, इसमें भी स्पेशल जजों की टीम बैठानी पड़ेगी, जहां कलेजियम ना हो, जहां का सिलेक्शन प्रणाली ही अलग हो। मैंने कहा सिस्टम अगर देश को साफ करना है तो पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो क्या एलओपी भी होंगे हमारे उसमें न्याय, हमारे एलओपी भी है। एक मिनट, कौन कौन लोग हो सकते हैं उसमें, किस तरह के लोग हो सकते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें रिटायर्ड जजों के लोगों को रख लीजिए आप इस टीम में, रिटायर्ड जज के लोग होंगे, इस पे फैसला देखेंगे, चीजों को होंगे। देखिए अभी आप कहिए कि कल को जज भी करप्ट निकल जाए, कुछ भी हो जाए, देखिए सवाल बहुत सारे निकल, तो खैर
हर नहीं, चीज में इतना नहीं, तो मतलब इपट निकलता कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जिस चीज को हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दर्शक भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी राय अच्छा, जरूर देते एक रहिएगा। एक एक चीज आपने शुरुआत में कही थी और मुझे भी बहुत पसंद आई है कि इच्छा शक्ति। जब इच्छा शक्ति ही हो जाएगी तब तो भाई अच्छे अच्छे आदमी धराशायी हो जाएंगे। आपने जो कहा ना कि इच्छा शक्ति की बात आपने की ना, हाँ बिल्कुल। मैं इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूं कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी इच्छा शक्ति ना, वो ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है भाई। जब नोटबंदी हुई तो अगर राहुल गांधी कहें चलो ठीक है, हो सकता है कि उनके पूरे कैबिनेट को पता था, उनके पूरे कैबिनेट को पता था कैबिनेट वोट नहीं देती है, सिर्फ कैबिनेट वोट नहीं दिलवाती है, बूथ लेवल में बैठा व्यक्ति वोट डलवाता है और वहां से वोट आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या उस बूथ लेवल के व्यक्ति को बता दिया कि एक मिनट, मानस जी, मैं तो कहता हूं भाई, देखिए नोटबंदी ऐसी थी ना, बड़े बड़े सूरमा कितना भी कह लें, ये बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में कह लें कि फला हो गया फला हो गया, भाई एक ना जैसे कहते हैं ना कि चूं तक नहीं हुई थी। जब प्रधानमंत्री आए हैं, बोले हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, अगर हल्का सा भी ना 1% भी लीकेज, आप मान लीजिए पन्नी में आप पानी भर दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी हो, उसमें सुई धसा दीजिए, हल्का सा पता चल जाता है। तनिक नहीं था, तनिक नहीं था। और उस वक्त आपको भी पता है हम लोग किस तरह से शॉक्ड हुए थे जब हमारे पास फोन आया और हमें भी पता था कि प्रधानमंत्री लाइव आने जा रहे हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त हो गया, मैंने कहा 8 बजे का लाइव है और अब चैनल पे जा ही रहा है, देख लेंगे प्रधानमंत्री का है। और पहली बार ऐसा शॉकिंग था और वो प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद मेरे पास जब फोन आया मैं भी माथा पकड़ लिया और हर व्यक्ति माथा पकड़ लिया। तो कैसे कह रहे हैं अडानी अंबानी इनको पता होगा? अरे भाई, अडानी अंबानी भी गाली दे रहे हैं अगर उनके पास करप्शन है और मैं कहता हूं बिजनेस कर रहे हो भारत में, तो ब्लैक मनी रहेगी आपके पास, कोई दूध का धुला नहीं है। सबके मारे गए हैं, सबके मारे गए हैं। और बैंकों में, और वो ऐसे थोड़ी ना, आप देखो ना, कहीं नदी में पानी का बोरा पैसे का बोरा मिल रहा, कहीं नाले में पैसे का बोरा मिल रहा, थर थर कांप रहे थे। क्यों तक कांप रहे थे भाई? पहले से पता होता तो सेटिंग हो जाती ना। बोरी बोरी कट्ठे कट्ठे कैसे मिल रहे थे? तो सौरभ, कहां से मिला? ये सब बवाल मैं कहता हूं, मैंने आप क्यों रोका? ये राहुल गांधी, ये विपक्ष एक सुर में सुर मिलाता रह जाए ना, नोटबंदी करप्शन था। भाई ऐसे फैसले होने चाहिए, लेना पड़ेगा। और अगर इसको तानाशाही कहते हैं तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी 14 साल में एक बार क्यों तानाशाह हुए, एक कुछ मिनट के लिए क्यों तानाशाह हुए? आपको तो 365 दिन तानाशाही करनी चाहिए साहब। देश सुधार दोगे आप 1 साल में ही, बहुत हद तक सुधर जाएगा। और यही है वो कानून जो आप बात कर रहे हैं। सौरभ, जो अभी तानाशाही की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लाइन लूंगा। मैं थोड़ी सी आवाज आपकी दब रही है मानस जी। आज चाइना की बात करें, हाँ। चाइना डेवलप क्यों है? क्या कारण है चाइना के डेवलप होने का? पता है आपको? तानाशाही चाइना में लोग कहते हैं तानाशाही। और इस तानाशाही का मैं आपको उदाहरण दे दूं, आप माइक लेकर के चले जाइए, हर चौक चौराहे पर, गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर कोई बात करता है कि मेरे सामने की नाली नहीं सही है, मेरे घर में मेरे बच्चे की नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं करता कि चौराहे की लाइट खराब है, कोई नहीं बात करता कि चौराहे की स्ट्रीट लाइट खराब है, उसकी बात नहीं करता है। वो बात करता है मेरे सामने, मेरे घर में पानी नहीं आता, मेरे यहाँ ये नहीं होता, मेरे यहाँ वो नहीं होता, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये परेशानी है। हर कोई अपनी समस्या को लेकर के जूझ रहा है। और ऐसे में अगर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष सबकी समस्याओं को लेकर सिर्फ रोड पर जूझता रहे और कड़े फैसले ना ले, साहब राष्ट्राध्यक्ष का काम है आपकी घर तक नहीं पहुंचाना। और मैं कहता हूं ना, कई चीज राजनीति में धुल जाती है। एक चीज और मैं कहूंगा,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मां को लाइन में लगाया था। ये राहुल गांधी आज उनकी मृत्यु हो जाने के बाद चिल्लाते रहते हैं बूढ़ी मां को लाइन में लगा दिया था। ये सुप्रिया स्नेक ट्विटर पर आज भी कहती है बूढ़ी मां को लाइन, मैं नाम ले रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि है सब साफ है, लाइन लगा दिया। आप बताइए, दो चीज से मैं कंपैरिजन करूंगा, समझ में आ जाएगा दर्शकों को। आप बताइए, जो थाली ताली बजाई गई थी कोरोना टाइम में, वो किस लिए था? वो एक मैसेज था कि पूरा देश उन कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है। वो मैसेज था। उसको जो आप मजाक बना रहे हो, मैं वहां पे भी आता हूं, मैं वहीं से कनेक्ट करूंगा दोनों उदाहरण। वो एक मैसेज था कि आप पूरा देश एक साथ खड़ा है, थाली ताली बजा रहा, और अंदर से भी हमें भी क्या फीलिंग होती थी, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जब बालकनी में निकले, हमने थाली ताली बजाई, एक अलग सी उमंग आई, यार ठीक है सब कुछ पहले जैसा है, वो अलग फीलिंग हुई, वो कनेक्ट कर रहा था देश को, उसका मजाक बनाते। दूसरा, ऐसी ही घटना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां लाइन में लगती हैं तो एक मैसेज जाता है पूरे देश को कि अगर पीएम की मां होकर लाइन में लग सकती हैं तो हम क्यों नहीं भाई? वो मैसेज जाता है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। जो ये राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता बार बार कहते हैं मेरे को गोदी मीडिया बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैसेज था, वो मैसेज था। सौरभ, आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी की पुरानी बात नहीं, आज जो चाहते हैं दर्शकों से, अगर मैं थोड़ा सा लाउड हुआ हूं, आज जो मुझे नहीं समझ में आता है ये सब बातें, अगर किसी की मां दुनिया में नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं सब बात। मुजफ्फरनगर की रैली में आज जो राहुल गांधी ने किया बिहार में जी, उन्होंने इस तरह की वार्तालाप, इस तरह के वाक्य बोल दिए हैं कि शर्मिंदा हर कोई कर देगा। उन्होंने कह दिया कि राजनीति में ठीक है, सबको कहिए, आप मां तक जाइए, जो आपने किया वो तो सब जानती है जनता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की स्थिति ऐसी है कि अगर मंच पर आप लोग कहें कि नाच दें तो वोट के लिए वो नाच देंगे। बताइए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद सुना है मानस जी, मैंने खुद सुना है उस रैली को, और पता है वो मजाकिया लहजे में ताली पीट पीट के कह रहा था। वो एलओपी है, वो एलओपी है हमारे मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं यहीं पे आ जाता हूं, वाइंड अप करता हूं। फोन, आईफोन निकालते हैं भाई साहब और कहते हैं मेड इन चाइना, इसके पीछे मेड इन चाइना। इनको ये नहीं पता क्या कि एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आप आईफोन 17 निकालकर कह रहे हो कि भारत जो है मेड इन बिहार बनेगा। मुझे लग रहा है कि ये सब बातें सच में आप कह रहे हो कि थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो जा रहा है। आते हैं मुद्दे पर। आप मैं बता दूं, इनको एक लाइन बता दूं आपको। इनको लग रहा है कि मैं इनको मेड इन बिहार, जहां जाते हैं वहां कहते हैं मेड इन ये होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं एक्चुअल जो कहानी है, ये इनका दिमाग ही मेड इन इटली है। ये लोग दर्शक कह रहे हैं कि दिमाग में मेड इन इटली भरा हुआ है, इनको क्या पता चलेगा मेड इन बिहार। अरे मेड इन इंडिया हो रहा है। 14 साल पहले हिंदुस्तान में क्या था, जो सरकार थी 11 साल पहले जो था, क्या था देश में, पता है 2014 से पहले। और ये आपको लग रहा होगा राजनीतिक हो रहा है। फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं। तो इस तरह से कोई कमेटी, एक टीम बनानी चाहिए जिसका कानून पास करना पड़ेगा हमें पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से कानून पास करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करें, और किसी भी दफ्तर में छापेमारी उस पर की जाए, कहीं भी किया जाए, उसका मीडिया कवरेज किया जाए, पूरी तरह से दिखाया जाए। आप 2 से 3 महीने में इस तरह की जब छापेमारी होगी, इंडिपेंडेंट, मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता होगा आज उसके यहाँ छापा पड़ने जा रहा है, और छापा पड़ा तो मुख्यमंत्री कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी, मुझे पता है, हो सकता है कल को वो प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो कल को हो सकता है योगी आदित्यनाथ के बाबा के मठ में ही छापेमारी हो जाए, क्योंकि वो दिखाएंगे कि देखिए ये है इच्छा शक्ति कि हम योगी बाबा के घर पर भी यहाँ पर हमने करवा दिया, दिखा दिया कि हमारे। वैसे मैं बताऊं आपको, मठ में कुछ नहीं मिलेगा, मठ में वही पूरा बात मैं उधार दे रहा हूं कि मुझे पता है कि किसी तरह से अगर होता
तो जिसको कहते कि उनके पास उनको ले जाने के लिए कुछ नहीं, उनके पास वो बाबा हैं, उनको ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप देख लीजिए ना उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी संपत्तियां हैं, जो वो आता है, जो हलफनामा आता है, उसमें देखिए कि हर बार कितनी प्रॉपर्टियां बढ़ गई उनकी। ठीक है, ये चीजें हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया है, मैंने ये कोई कह दे कि योगी आदित्यनाथ क्या, मैं उदाहरण दिया भाई, वो किसी के यहां भी छापा पड़ सकता है। तो ये है, इस तरह का कोई कानून, हालांकि मैंने प्रधानमंत्री को भी इस बारे में पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ है, पीएमओ को, उस पर ध्यान दिया जाए ना दिया जाए। दर्शकों से चाहूंगा सौरभ, आप हमारे बिल्कुल दर्शकों को बस देखिए मानस जी, मुझे लगता है कि चाहे वो ओनली न्यूज के हों, नेशन के हों, ये इंडिया के हों, कोई भी दर्शक हो किसी चैनल के हमारे, वो इतने सच्चे हैं। और सच्चे क्या यार, मुझे लगता है कि जब हम सच्ची बात करेंगे तो कनेक्ट होते हैं हम लोगों से। तो वो इस वीडियो को इतना शेयर कर देंगे, इतना शेयर कर देंगे कि ये वीडियो राहुल गांधी के भी फोन में हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बात करने लग जाएं और कुछ डरने भी लग जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर 543 सांसद बैठे हैं तो उनमें किसी एक पर छापा नहीं पड़ेगा। अरे पड़ेगा साहब, बहुत मोटे पैसे पड़े हैं बहुत लोगों के पास। अब उसमें ये है, मैं क्लोजिंग करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, मैं क्लोजिंग करूंगा। मैंने कहा ना, मेरा कहने का योगी आदित्यनाथ का मेरा मकसद यही था कि 543 में से कोई ये ना समझे कि मैं बीजेपी का हूं, मैं नीतीश के दल का हूं, मैं चंद्रबाबू नायडू के दल का हूं, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा पॉलिटिकल। नहीं भैया, पड़ेगा तो पड़ेगा। लेकिन मानस जी आप वाइंड अप कर दीजिएगा। एक चीज और, ये तभी संभव होगा जब मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। वो पॉलिटिकल विल राहुल गांधी में अगर आ जाए तो मैं कहता हूं करो और बोलो अब की बार 400 पार ले आए कांग्रेस, 400 पार सीटें अकेले। ममता नहीं होनी चाहिए, अखिलेश नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, कांग्रेस अकेले लाए। राहुल गांधी संविधान जो उठाते हो, आप कहते हो ना, आप लेकर आओ। वही बात मैं कह रहा हूं मानस जी, भारतीय जनता पार्टी को जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिलेगी, ऐसा बहुमत कि अमेरिका भी डर जाए, आज वो बहुत उछल रहा है ना, ऐसा बहुमत, वो बहुत इन्वॉल्व होता हमारे इलेक्शन में। 400 की जो आंकड़ा है अगर मिल जाए तो ऐसी पॉलिटिकल विल अपने आप डेवलप्ड हो जाएगी। जहां तक मैं 2-3 नेताओं की बात कर रहा हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बाबा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। मैं थोड़ा सा डर गया था, हमने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को 400 सीटें मिल जाए। अरे राहुल गांधी को जितनी 400 मैं कहता हूं मिल जाए ना पॉलिटिकल विल, लेकिन नहीं आई अभी तक। आप बहुत गलत हैं, इस वक्त आप बहुत गलत है, मैं आपसे एकदम सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी के खानदान अब तक रह चुका है, गरीबी हटाओ कह के 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों को नरसंहार हो गया, 3000 से ज्यादा सिखों का। और उनके बेटे कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। साहब ये लोग करेंगे, वो गरीबों की जान गई सिखों की, ये लोग करेंगे? आपको लगता है कि ये लोग करेंगे? हाथ में लेता है संविधान की किताब, एक मिनट, हाथ में लेता है संविधान की किताब और कहता है कि जातिगत जनगणना कराऊंगा, जिसका जितना हक उतना उसको उतना मिलेगा। अरे भाई, भारत का सारा नागरिक सामान्य है, ये क्या संविधान नहीं कहता क्या? एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे हाथ में अपोजिट संविधान। बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहा है। राहुल गांधी आज के ही रैली में बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। हाँ, वो वहां पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछड़े, सुनिएगा बहुत अच्छी लाइन अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है, पिछड़े भी शेड्यूल कास्ट, उन्होंने एक लाइन और एक बात और कही, ईबीसी मतलब समझ रहे हो? ईबीसी होता है बिहार में जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस ना, उसी तरह से इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है ईबीसी, वो बिहार में है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास समझते हैं आप? वो टॉप जनरल क्लास में जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकल। तो राहुल गांधी ने आज राहुल गांधी ने ईबीसी की बात कर दी, यानी कि जो काम मोदी कर रहे हैं राहुल गांधी ईबीसी पर भी आ गए। नहीं, यानी कि एक बात और कहिए, जनरल भी बोला है, सेपरेट जनरल। भाई
सबड़ जातियों, ईबीसी मतलब सबड़ जातियों के जो वो हैं, गरीब लोग हैं, उससे बिहार में इकोनॉमिकल वीकर जो है वो कम उसे कहते हैं, ईबीसी कहते हैं उसको। तो उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा, उनकी भी बात की है। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो आप इस पूरे डिबेट को मैं खत्म कुछ नहीं हो रहा है मानस जी, आप वाइंड अप कर दीजिएगा। कुछ नहीं हो रहा है, सामान्य सी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिहार ग्राउंड पर गया था, ठीक है, अभी दिवाली में आया हूं, फिर से वापस जाना है। एनडीए की पूर्ण मतलब एनडीए की जो बहुमत है ना, वो पूर्ण रूप से आ गया है। राहुल गांधी आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। ये जो तेजस्वी हैं, इनको छू तक नहीं निकल रही है। मतलब ये समझ लीजिए, इन लोगों को अभी इन लोगों का गला ऐसा सूखा है कि अगर इनको पानी की बोतल भर भर के दी जाए ना, तो नीचे से निकालते रहेंगे, उसके बाद गला सूखता रहेगा 14 नवंबर तक। बहुत बुरा हाल है। एनडीए आ रही है, कोई भी चैनल अपने, आज देखिए इसको रिपीटेड चला दीजिएगा, इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी, एनडीए आ रही है, एनडीए आ रही है, एनडीए आ रही है। और मैं सर्वे ग्राउंड पर करके बोल रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं मानस जी। चलिए, ये तो रहे पॉलिटिकल डिबेट भी इसमें कर लिया, 6 चीजों को रख लिया, लेकिन फिलहाल ये जो हमने बताया है, जिसको लेकर के एक टीम तैयार करनी चाहिए, पीएमओ तक भी हमने चीजों को लिखा है, ऑलरेडी पहुंचाया है, और हमें लगता है कि इस पर कोई पॉलिटिकल बिल होना चाहिए। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस तरह के फैसले ले सकते हैं जो उन्होंने लिया है, और देश को इस तरह के कानून की आवश्यकता है जहां पॉलिटिकल विल से ऊपर मतलब होना चाहिए, जहां पर हम राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें। सीट रहे, मतलब सत्ता रहे या ना रहे, और सत्ता क्यों नहीं रहेगी, अगर आप जनता के हित में काम करोगे तो 2016 के बाद भी नरेंद्र मोदी 2019 में ज्यादा सीटों के साथ वापस आए, और 2017 में वो योगी आदित्यनाथ सत्ता में वो भी अब आए, 2017 में आए। इसका मतलब अरे मानस जी गिनाइए मत, 22 गिना लेंगे, महाराष्ट्र गिना लेंगे, फिर से हरियाणा गिरा लेंगे, उत्तराखंड गिरा लेंगे, सब लाइन लगाओ। चलिए सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों से चाहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। ये कानून कैसा है, इस तरह होना चाहिए। ये कानून सिर्फ हमने एक प्रपोजल की बात की है, और प्रपोजल रखने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर तक जाए, लोगों तक पहुंचे, लोग बात करें, और यही हम चाहते हैं। देश का विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और देश कहीं ना कहीं सुपर पावर बने। और अमेरिका का वैसे भी ट्रंप डुबो तो रही हैं, वो हर जगह हर बार पलटी मार मार के अमेरिका का हालत पूरा होने वाला है, और भारत विश्व शक्ति बनेगा 2047 तक। हम ये मानकर चलते हैं। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।